अध्याय 1। वह मनहूस रात। दिसंबर की वो रात थी, लेकिन ठंड कुदरती नहीं थी। ये ठंड ऐसी थी जो चमड़ी को चीर कर सीधे हड्डियों में उतर जाती थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। ये कहानी है भैरवपुर की एक ऐसा गांव जिसे दुनिया के नक्शे पर ढूंढना मुश्किल था, और जिसने इसे ढूंढ लिया उसका वापस लौटना नामुमकिन। गांव के नियम अजीब थे। सूरज के डूबते ही हर घर के दरवाजे पर लोहे की सांकलें चढ़ा दी जाती थीं। खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते थे। यहाँ तक कि आवारा कुत्ते भी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाते थे, मानो वे जानते हों कि बाहर मौत टहल रही है। उस रात पूर्णिमा थी। आसमान में चांद किसी की फटी हुई आंख की तरह लटका हुआ था, सफेद, गोल और घूरता हुआ। उसकी पीली रोशनी जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं। और जंगल के बीचों बीच, उस सदियों पुराने बरगद के पेड़ पर सन्नाटा चीख रहा था। अध्याय 2। तर्क और चेतावनी। मनोज अभी 3 दिन पहले ही शहर से आया था। विज्ञान का शिक्षक था। तर्कशास्त्र, लॉजिक उसकी दुनिया थी। उसके लिए भूत प्रेत का मतलब था मन का वहम या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का असर। शाम को जब वो चाय की टपरी पर बैठा था, तो गांव के पुजारी ने उसे टोका था। मां साहब, आज रात बाहर मत निकलना। आज उसका दिन है। मनोज ने चाय की चुस्की लेते हुए हंसकर पूछा, किसका? किसी जानवर का। पुजारी की आंखों में एक गहरा डर तैरा। उसने धीमी आवाज में कहा, रात की रानी का, जो लाल साड़ी पहनती है मगर जिसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। मनोज ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन रात के 12 बजते ही जब पूरे गांव की बिजली गुल हो गई और इन्वर्टर ने भी अजीब सी आवाज करके दम तोड़ दिया, तो मनोज को अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। उसने टॉर्च उठाई और ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकल गया। अनजाने में ही सही, उसके कदम उसी दिशा में बढ़े जहां जाने से हवा भी डरती थी, जंगल की ओर। अध्याय 3। छन छन छन। जंगल में कदम रखते ही तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया। वहां की हवा में गीली मिट्टी की नहीं बल्कि सड़े हुए मांस की बदबू थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मनोज को अपनी ही धड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा ही था कि वो रुक गया। हवा थम गई थी, और तभी उसके ठीक कान के पीछे एक आवाज आई। छन, किसी के पाजेब की आवाज। मनोज ने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ झाड़ियां थीं। कौन है वहां? मनोज चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल में गूंजने के बजाय वहीं दबकर रह गई। जवाब में फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार ऊपर से। छन छन। मनोज ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी ऊपर बरगद की डाल पर डाली। रोशनी का गोला जैसे ही उस डाल पर रुका, मनोज का खून जम गया। वो वहां थी, उल्टा लटकी हुई। उसके बाल नीचे की तरफ झूल रहे थे, जो जमीन को छू रहे थे। उसने लाल साड़ी पहनी थी, जो इतनी गहरी लाल थी जैसे उसे अभी अभी ताजे खून में डुबोकर निकाला गया हो। और उसका चेहरा, वो चेहरा मनोज की तरफ ही था। उसकी गर्दन एक असंभव कोण, एंगल पर मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें अनंत अंधेरा था। और वो मुस्कुरा रही थी। उसके दांत जानवरों जैसे नुकीले और काले थे। अध्याय 4। मौत का पीछा। मनोज की चीख गले में ही अटक गई। उसका शरीर लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो गया। तभी वो आकृति पेड़ से नीचे गिरी, किसी फल की तरह नहीं, बल्कि किसी छिपकली की तरह पेड़ के तने से रेंगते हुए। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें आ रही थीं, कड़क कड़क। उसने अपना सिर उठाया और एक ऐसी आवाज में बोली जो इंसान की नहीं बल्कि सूखी पत्तियों के रगड़ने जैसी थी, नया शिकार, नई खुशबू। मनोज के दिमाग ने काम करना शुरू किया। वह पलटा और बेतहाशा भागा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से आ रही छन छन की आवाज अब तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दौड़ नहीं रही, बल्कि हवा में तैरते हुए उसके ठीक पीछे आ रही है। अचानक एक मजबूत हाथ ने मनोज को खींचा और एक झोपड़ी के अंदर धकेल दिया। धड़ाम। दरवाजा बंद हुआ। ये गांव के बूढ़े हरिराम का घर था। हरिराम ने तुरंत दरवाजे पर हल्दी और राख का लेप लगाया। मनोज एक कोने में दुबक कर हाँफ रहा था। वो क्या थी? हरिराम ने कांपते हुए कहा। कमला। अध्याय 5। अतीत का घाव। दीपक की टिमटिमाती रोशनी में हरिराम ने वो खौफनाक सच बताया। 50 साल पहले कमला इसी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसका श्राप बन गई। गांव के जमींदार के बेटे की नजर उस पर थी। एक पूर्णिमा की रात उसने कमला को इसी जंगल में घसीटा। हरिराम की आवाज भारी हो गई। कमला ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन जानवरों ने उसकी आबरू लूटने के बाद उसे उसी बरगद के पेड़ से जिंदा बांध दिया।
वे उसे वहीं तड़पता छोड़ गए। जंगली जानवरों ने उसे नोच खाया, लेकिन उसकी जान नहीं निकली। वह सुबह तक तड़पती रही। मरने से ठीक पहले उसने अपनी जीभ काट ली थी और खून का फव्वारा छोड़ते हुए श्राप दिया था, जिस पूर्णिमा की रात तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी, अब हर पूर्णिमा मैं तुम्हारी चीखें सुनूंगी। जो भी मर्द इस जंगल में आएगा वो मेरा होगा। अध्याय 6। बंद कमरे का खौफ। मनोज ने सोचा कि अब वो हरिराम की झोपड़ी में सुरक्षित है। तभी झोपड़ी की छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। धम धम धूल नीचे गिरने लगी। हरिराम ने डरकर ऊपर देखा। उसे पता चल गया कि तुम यहां हो। अचानक लालटेन बुझ गई। घुप अंधेरा। मनोज ने अपनी जेब से फोन निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी हरिराम के चेहरे पर पड़ी। हरिराम की आंखें फटी हुई थी और उनका गला किसी ने अदृश्य हाथों से दबा रखा था। देखते ही देखते हरिराम का शरीर हवा में ऊपर उठा और एक झटके के साथ दीवार पर दे मारा गया। उनकी गर्दन टूट चुकी थी। मनोज अब अकेला था। तभी उसे अपने कान के पास गर्म सांसें महसूस हुईं। इतनी सड़ी हुई बदबू कि उसे उल्टी आ जाए। एक ठंडी गीली उंगली ने उसके गाल को छुआ। आवाज आई, तुमने मुझे देखा? तुम्हें रुकना चाहिए था। अब तुम मेरे हो। अध्याय 7। अंतिम दर्शन। मनोज चिल्लाते हुए झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। वो अपने क्वार्टर घर की तरफ दौड़ा। कमरे में घुसकर उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, सोफा खिसकाकर दरवाजे पर लगा दिया। वो बिस्तर के नीचे घुस गया, कांपते हुए, रोते हुए। मैं बच गया, मैं बच गया, वो खुद को दिलासा दे रहा था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। दरवाजे के नीचे से लाल रंग का गाढ़ा खून धीरे धीरे कमरे के अंदर बहकर आ रहा था। खून फैलता गया और देखते ही देखते उस खून से एक आकृति उभरने लगी। मनोज ने बिस्तर के नीचे से देखा। बिस्तर के ठीक सामने दो पैर लटके हुए थे, हवा में झूलते हुए पैर, जिनमें लोहे की पुरानी पाजेब थी। मनोज ने धीरे से ऊपर देखा। कमला छत से चिपकी हुई थी, ठीक उसके ऊपर। उसका चेहरा अब मनोज के चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर था। उसकी आंखें अब काली नहीं थी, उनमें आग जल रही थी। उसने अपना सड़ा गला हाथ बढ़ाया और मनोज का गला पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। उसने आखिरी शब्द कहे, डर ही तुम्हारा गुनाह है और मौत तुम्हारी सजा। अध्याय 8। सुबह का मंजर। अगली सुबह गांव वालों को मनोज की लाश जंगल में नहीं मिली। वो उसके अपने ही कमरे में थी। कमरा अंदर से बंद था। मनोज का शरीर छत के पंखे से लटक रहा था, लेकिन रस्सी से नहीं, उसके अपने ही आंतों, इंटेस्टिन से। उसका चेहरा खौफ से विकृत हो चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थी और मुंह इतना खुला था जैसे वो मरने के बाद भी चीख रहा हो। दीवार पर खून से एक ही शब्द लिखा था, इंतजार। अंत। आज भी भैरवपुर में पूर्णिमा की रात को कोई नहीं सोता। सब जागते रहते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहते हैं, अगर रात के सन्नाटे में आपको छन छन तारांकन की आवाज सुनाई दे या खिड़की पर लाल साड़ी की परछाई दिखे, तो आंखें बंद कर लेना, सांस रोक लेना, क्योंकि अगर आपने उसे देख लिया तो वो आपको अपने साथ ले जाएगी, उस बरगद के पेड़ पर, हमेशा के लिए।